अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन चल रही थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर के ऊपर। हमने गालिबन पहले ही इंट्रोडक्टरी लेवल बात हमने शुरू की थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने इन्वेंट्री के सिस्टम को समझा था, बल्कि सबसे पहले इन्वेंट्री की अहमियत को समझा था कि इन्वेंट्री हमारी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट इनकर होती है, मेजर कंपोनेंट थ्रू इन्वेंट्री ही हमें आता है मटेरियल कंजम्पशन की सूरत में। तो इसलिए हमारे पास एक प्रॉपर डिजाइंड सिस्टम ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, प्रोसीजर्स होना चाहिए, जिसकी मदद से हम राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री बाय करें और इस्तेमाल करें, और इन्वेंट्री के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें ताकि उसमें कोई पिलफरेज ना हो, उसमें हमारे कुछ नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्रीज की। कुछ डॉक्यूमेंटेशन को हमने रिव्यू किया था, फिर टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज पे हमने बात की थी, हमारी कितनी इन्वेंट्रीज हैं जिनसे हम डील करते हैं, और वैल्यूएशन के लिए हमने कहा था कि हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कॉस्ट अकाउंटिंग में भी जरूरत पड़ती है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए, जहां पे हमने करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और स्टोर एंड स्पेयर की वैल्यू एज करंट एसेट शो करनी होती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है प्राइमरीली जब हम कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उसमें हमने जो मटेरियल इस्तेमाल किया उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, हमें कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में मटेरियल कंज्यूम्ड की हमें वैल्यू पता करनी होती है, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रोल वहां पे भी आता है, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी आता है। तो इसी के लिए हम इस चैप्टर पे आए थे, और हमने बात शुरू की थी कि जब हम करंट एसेट्स के रेफरेंस से इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का प्रिंसिपल रिकॉल किया था हमने। कॉस्ट से क्या मुराद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री की, और लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का प्रिंसिपल हम कैसे अप्लाई करते हैं, इलस्ट्रेशन 1 हमने डिस्कस की थी, और हमने बात क्लोज की थी कि हाउ टू मेजर कॉस्ट नाउ। एनआरवी और लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी अप्लाई करना देख लिया, लेकिन कॉस्ट में चैलेंज होता है क्योंकि कॉस्ट तो बदलती रहती है, कभी रेट ऊपर है, कभी रेट नीचे है, कोई यूनिट्स हमने सस्ते खरीदे, कोई यूनिट्स हमने महंगे खरीदे। तो हाउ टू मेजर कॉस्ट, और उसमें हमने कहा था दो सिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं FIFO को, उन्हीं सिस्टम को हम यहाँ पे रिकॉल करके रिवाइज करने जा रहे हैं, और मे भी कोई फॉर्मेट में, कोई टर्मिनोलॉजी में कोई नई बात कॉस्ट में हम सीख जाएं तो सीख जाएं, अदरवाइज बेसिक प्रिंसिपल हम इंट्रो टू काउंटिंग में ये सीख के आए हुए हैं। जी, कोई सवाल लास्ट लेक्चर से किसी बच्चे के जहन में कोई टर्म क्लियर ना हुई हो? बेटा एक तो फिर मैं आपको याद करा दूं, अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल चैप्टर पे हैं, जिनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन साथ कुछ ना कुछ नई बातें आती जाएंगी। बहुत ज़रूरी है हमारे पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए ख़ास तौर पर मैं अगर तवज्जो दिलाऊँ आपकी कि इस सब्जेक्ट में हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में नया एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिस्कस होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली साथ साथ रिवाइज करें, जब जब टेस्ट आए, जब जब असेसमेंट आए, रिवाइज करके उनमें बैठें, ताकि हर चैप्टर का कुछ ना कुछ नॉलेज कंफर्म होकर आपके दिमाग में जड़ें पकड़ता जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हर कुछ, जब कुछ दिनों बाद नया चैप्टर शुरू हुआ करेगा, तो पिछले चैप्टर का नॉलेज जिसको आपने रिवीजन से कंफर्म नहीं किया हुआ वो स्लिप हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये सीए स्टडीज इन जनरल, ये पत्थर पे लकीर ले लो, ये वो स्टडी नहीं है कि क्लासें खत्म होंगी तो फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। जिस दिन क्लासें शुरू होगी उस दिन आपकी एग्जाम प्रिपरेशन शुड स्टार्ट। अगर आप चाहते हो कि आप एक बाइज्जत तरीके से स्मूथली अपने सीए स्टडीज को कंप्लीट करो, आपकी जब क्लासें शुरू तो समझो आपकी प्रेप लीव शुरू। प्रेप लीव का इंतजार नहीं करना कि जी हमें आखिर में क्लासें खत्म होने के बाद छुट्टियां मिलेंगी, तब सिर्फ फाइनल रिवीजन हो सकती हैं, और वो रिवीजन सिर्फ वो बच्चा कर पाता है जिसने तमाम सिस्टम के तहत टेस्ट असेसमेंट्स के लिए तैयारी की, रिवीजन्स की हुई हैं, वही बच्चा आखिरी महीने का फायदा उठा पाता है। अदरवाइज जो बच्चा सिर्फ क्लास में बैठा और घर जाके सोया रहा, फिर क्लास में बैठा सोया रहा, 4 महीने ऐसे गुजारे हैं, तो आखिरी महीने में वो जागता तो जरूर है, लेकिन हार्डली जो लेक्चर लेवल नॉलेज होता है वही ले पाता है।
टकरे मार मार के पूरा महीना, और लेक्चर लेवल नॉलेज से आप पास नहीं होते जब तक उसके ऊपर रिवीजन्स और प्रैक्टिस का टॉपअप नहीं लगता। तो लास्ट मंथ में फिर रिवीजन और प्रैक्टिस का टॉपअप का टाइम आपको नहीं बचेगा अगर आप शुरू में रेगुलरली साथ साथ रिवीजन्स नहीं करते रहे। ठीक है, वही बच्चा लास्ट मंथ का फायदा उठा पाता है, पास हो पाता है, जो रेगुलरली पढ़ता रहा हो। ये पूरे सीए स्टडीज की रूटीन देख लो बेटा, आपकी सिर्फ एंजॉय करने का टाइम होता है। आप समझो एक पेपर देने से अगली क्लासेस के दरमियान 2-3 हफ्ते का जो गैप आ गया, या आप एंजॉय करने का टाइम बहुत ज्यादा निकाल सकते हो अगर आप डिसिप्लिन्ड हो। क्लास पढ़ो, घर जाओ, 1-8 घंटे में रिफ्रेश हो, खाना खा के नमाजें वगैरह पढ़ के पहले काम कर लो अपना, कि जो हम पढ़ के हैं वो रिवाइज कर लें, पहले जो हमारा टेस्ट है कल उसकी तैयारी कर लें हम। देन यू हैव एम्पल टाइम टू रिलैक्स। रोज का आप 4-6 घंटे रिलैक्सेशन का निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप फुल ही रिलैक्स ही करते रहोगे और रोज के 2-3 घंटे कॉलेज के अलावा बाकी सारा दिन जाया कर दोगे तो आखिरी महीना भी जाया होगा, और अल्टीमेटली मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के 6 के 6 महीने जाया हो जाते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू गेट योरसेल्फ इन डिसिप्लिन, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सीए स्टडी का कामयाबी का पहला स्टेप ही डिसिप्लिन है। और बाय द वे इसमें मैं मजीद क्लैरिटी कर दूं, डिसिप्लिन में भी पहला स्टेप रेगुलरिटी इन द क्लास है। पहला स्टेप रेगुलरिटी इन द क्लास, सेकंड स्टेप डिसिप्लिन का रोज का काम रोज जाके देखना, थर्ड स्टेप डिसिप्लिन का भाई जब जब टेस्ट आएंगे उसके लिए जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी मर्जी मसरूफ है, कोई एक्सक्यूज के बगैर, कोई बात नहीं घर में कोई काम पड़ गया, कोई बात नहीं खुदा ना खासा तबीयत ऊंच नीच होगी, कोई बात नहीं कहीं आना जाना पड़ गया फैमिली कमिटमेंट की वजह से, जितनी तैयारी कम से कम है, जितनी मेहनत कर सकते हो उसके साथ भी टेस्ट में बैठना जरूर है। कभी ये डंडी नहीं मारनी का इस बार मेरी तैयारी नहीं, मैं नहीं बैठता, क्योंकि बेटा ये ध्यान में रखिए ये प्रोफेशनल लेवल क्वालिफिकेशन है। इधर आपको स्कूल कॉलेजेस की तरह डंडे के तौर पर पुश नहीं किया जाता, आपको सिर्फ मोटिवेट किया जाता है, आपको एक प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की जाती है, एक जिम्मेदार इंसान बनाने की कोशिश की जाती है, जिम्मेदारी का एहसास दिला के। तो यू नीड टू रियलाइज कि भाई अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आपको खुद जिम्मेदारी का एहसास करना है, आपको खुद अपने कीमती वक्त का, अपने पेरेंट्स की ख्वाहिशात का और उनके जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आप पे हो रही है, आपको उसका खुद ख्याल रखना है। अब आप एक जिम्मेदार बड़े बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे नहीं है जिसको हमने स्टिक्स लेके चलना। ठीक है, हम रिमाइंडर देते रहते हैं, आपको गाइडेंस देते रहते हैं, बट यू शुड बी इन चार्ज ऑफ योर शिप। आप अपनी जिंदगी के शिप के खुद इंचार्ज हो, अच्छे स्टेप्स लोगे, गाइडेंस के मुताबिक चलोगे तो आप इंशाअल्लाह खुद अपनी फैमिली के साथ उसके फ्रूट्स को एंजॉय करोगे। अगर खुदा ना खासा आप गाइडेंस के मुताबिक नहीं चलते, आपका ये जो यहाँ पे 1.5-2 साल लाहौर में आप अक्सर बच्चे बाहर से आए हैं जो पढ़ने के लिए आए हैं, इस 1.5-2 साल को एंजॉय करने के चक्कर में पड़ गए तो खुदा ना खासा सारी जिंदगी कहीं पछताना ना पड़ जाए। उससे बहुत अच्छा है ये जो अगले 1.5-2 साल कैफ के और 3 साल शायद सीफैप के, ये 4-5 साल आप इन्वेस्ट कर लो, इसको प्लान तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से गुजार लोगे तो इंशाअल्लाह आगे सारी जिंदगी आपकी बहुत खूबसूरत गुजरेगी अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह। अच्छा जी, FIFO FCO पे हमने बात शुरू करनी थी, तो सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है जी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मेजर करने के लिए कि हमारे पास जो इन्वेंट्री बच गई है उसकी कॉस्ट हम कैसे मेजर करें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या असूल है जी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कौन बताएगा जी? बेटा अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो सेल करेंगे, नहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कंज्यूम करेंगे, जो पहले खरीदा उसको पहले कंज्यूम करेंगे, क्योंकि हमारी ज्यादा डिस्कशन तो मैन्युफैक्चरिंग के रेफरेंस से ही होनी है ना, तो हम उसको मैन्युफैक्चरिंग के पराय में बात करें। हम यहां पे FIFO में ज्यादातर डिस्कशन हमारी जो होने जाएगी वो मैन्युफैक्चरिंग के रेफरेंस से रहेगी। तो हम जो मटेरियल पहले खरीदते हैं जब इशू किया जाए तो पहले उसको कंज्यूम किया जाए। एज अ रिजल्ट जो मटेरियल हमारे पास इन हैंड बचेगा किसी पीरियड एंड पे, दैट मस्ट बी फ्रॉम द मोस्ट रीसेंट लेटेस्ट परचेजेस। यही है बात। तो हम जब कंजम्पशन पहले खरीदा जाने वाला मटेरियल कंज्यूम कर लेंगे तो जो इन हैंड बचा होगा वो लेटेस्ट परचेजेस से होगा, मोस्ट रीसेंट कंजम्पशन परचेजेस से होगा। तो एक ब्रीफ सी इलस्ट्रेशन रिकैप करने के लिए इसका फॉर्मेट को जरा रिकॉल करें। इलस्ट्रेशन नंबर 2, Majid Limited had the following material transaction during the first week in March. Opening balance 1 मार्च को यूनिट्स, उनकी कॉस्ट क्या है। रसीट्स 2 मार्च को यूनिट्स, उनकी कॉस्ट क्या है। इश्यूज 3 मार्च को 40, इनकी कॉस्ट हम खुद मेजर करेंगे FIFO के तहत।
रिसीट्स 4 मार्च को 50 यूनिट 230 के हिसाब से, इश्यूज 5 मार्च को 70 यूनिट्स, अगेन कॉस्ट हम खुद डिटरमिन करेंगे। हमें बताया गया है डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ इश्यूज ड्यूरिंग द वीक एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द वीक यूजिंग FIFO अप्रोच। अच्छा जी, इसकी इस तरह के सवालों की प्रेजेंटेशन में हमारे पास कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ये क्योंकि ये जो हम बाय द वे ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम जिससे हम कॉस्ट डिटरमिन करें, जिससे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इश्यूज एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड मेजर करें। जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाती है? स्टोर लेजर कार्ड। बिल्कुल ठीक है जी, हमें स्टोर लेजर कार्ड बनाना है और स्टोर लेजर कार्ड का फॉर्मेट में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वैसे मेरा ख्याल है जिस तरह का मैं बनाऊंगा आपको शायद पहले भी इस तरह का सिखाया गया हो, लेकिन अगर फर्क फॉर्मेट सिखाया गया तो कोई इशू नहीं है। हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कॉस्ट अमेंडमेंट अकाउंटिंग में फॉर्मेट के ऊपर। तो जनाब इलस्ट्रेशन 2 में स्टोर लेजर कार्ड हम बनाएंगे जिससे हमें ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्टोर लेजर कार्ड में हमारे पास एक कॉलम होता है डेट का, इसके बाद फिर रिसीट, इश्यूज एंड बैलेंस, और इनके 3 कॉलम होते हैं क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ये जनाब रिसीट्स हैं, फिर ये इश्यूज हैं, और फिर हमारे पास बैलेंस है, उसमें भी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। अच्छा जी, हमारे पास जो ट्रांजैक्शन अवेलेबल हैं हम उसको अब स्टोर लेजर कार्ड में रिकॉर्ड करेंगे और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो यहां से हम बनाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट 1 मार्च को 10 यूनिट्स इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस 2 रुपए के हिसाब से। 1 को ओपनिंग बैलेंस 10 यूनिट्स 2 रुपए के हिसाब से 20 रुपए। अच्छा, स्टोर लेजर कार्ड में हम हर डेट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, हर डेट के बाद बैलेंस कॉलम अपडेट करते हैं और नॉर्मली हम हर डेट को क्लोज कर देते हैं लाइन लगा के। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 2 मार्च को रिसीट कितनी जी? 70 यूनिट्स। 70 यूनिट्स किस रेट पे? 2.2 पे। कितने के बने ये? 154। अब बैलेंस कॉलम में हम जाएंगे। FIFO मेथड की रिक्वायरमेंट होती है कि आप जितनी लॉट्स में मटेरियल खरीदते हैं हर लॉट को अलहदा रखोगे और सबसे पुरानी लॉट सबसे पहले। तो ये जनाब पुरानी लॉट पड़ी हुई अभी हमारे पास 10, 2, 20 और ये दूसरी लॉट आ गई 70, 2.2, 154। टोटल हमारे पास 80 यूनिट्स हैं 174 रुपीज के। इसका टोटल नीचे लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं टाइम सेव करने के लिए, एफिशिएंसी के लिए मैंने यहीं पे लाइन ड्रॉ कर दी। मुझे भी जरूरत नहीं इसका टोटल लगाने की, ठीक है। जब क्लोज होगा ना काम फिर मैं टोटल लगा लूंगा, क्योंकि मुझे टोटल फिर कॉस्ट चाहिए होगी कि भाई 174 है, मैं यहां पर टोटल लगा लूंगा, 80 यूनिट्स का लगा लूंगा, बट अभी मुझे जरूरत नहीं है। अभी मैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा हूं, बैलेंस कॉलम अपडेट कर रहा हूं, जस्ट टू बी एफिशिएंट, टाइम सेव करने के लिए टोटल मैं अवॉइड कर रहा हूं। अच्छा जी, अब बारी आ गई 3 मार्च के इश्यूज की। FIFO के तहत 3 मार्च के इश्यूज कहां से जाएंगे? 40 यूनिट्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 10 और 30। बिल्कुल ठीक हो गया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब पहले 10 यहां से जाएंगे 2 रुपए वाले, फिर 30 जो जाएंगे वो 2.2 वाले जाएंगे। एज अ रिजल्ट 40 बच जाएंगे 2.2 वाले, ठीक है जी। तो वैल्यू यहां पे अपडेट कर दें 20 रुपए, 66, 88। लीजिए जी, ये 3 मार्च की कहानी भी अपडेट हुई। बैलेंस कॉलम अपडेट, डेट क्लोज। स्टोर लेजर कार्ड में हमारी प्रैक्टिस ऐसे ही रहती है कि हम हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अपडेट करते हैं
और बैलेंस जब अपडेट हो गया तो लाइन लगा के वो डेट क्लोज करते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी मेंटेन स्टोर लेजर कार्ड। 3 मार्च के बाद 4 मार्च 50 यूनिट की रिसीट। 4 मार्च को 50 यूनिट्स की रिसीट 2.3 के हिसाब से कितने के बने? 115। बैलेंस कॉलम में जाएं, पहले ही पुरानी लॉट पड़ी है 40 सबसे ऊपर, और फिर दूसरी लॉट आ गई 52.3115। बैलेंस अपडेट हुआ, डेट क्लोज। इसके बाद जी 5 मार्च हमारी आखिरी ट्रांजैक्शन। क्या हो रहा है जी 5 मार्च को? इश्यूज कितने? 70। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 40 यहां से, 30 यहां से, 40 2.2 वाले और 30 2.3 वाले, ठीक है जी। और एज अ रिजल्ट बैलेंस में बच गए 20 2.3 वाले। 88 69 46। लीजिए जी बैलेंस अपडेट, डेट क्लोज। हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत स्टोर लेजर कार्ड मेंटेन किया और उसमें तमाम ट्रांजैक्शंस पोस्ट कर दी, क्योंकि हमने सवाल को पढ़ के फैसला किया था कि जो इंफॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही है, हमसे कॉस्ट ऑफ इश्यूज मांगे जा रहे हैं, हमसे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द वीक मांगी जा रही है, ये दोनों इंफॉर्मेशन हम स्टोर लेजर कार्ड से ही बनाते हैं। स्टोर लेजर कार्ड में ये इंफॉर्मेशन हम कैप्चर करते हैं, तो हमने अकॉर्डिंगली इस डाटा का स्टोर लेजर कार्ड बना लिया। अब हम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इश्यूज, लीजिए जी, आल्दो उसने मांगा तो नहीं है लेकिन हम यूनिट्स भी ले लेते हैं। हमने कितने यूनिट्स इशू किए? 40 80 और 30। 110 यूनिट्स हमने इशू किए और इनकी कॉस्ट क्या है यहां से बताइए जनाब, 1 2 3 4 का सम करके 243, ठीक है जी। ये बेसिकली आंसर हमारा ये है, कॉस्ट ऑफ इश्यूज। हमसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ इश्यूज बताइए, तो ये है जी कॉस्ट ऑफ इश्यूज। जो हमने यूनिट्स इशू किए उनकी कॉस्ट 243। मांगे नहीं है उसने यूनिट्स, लेकिन हम साथ बताना चाहें भी हमने 110 यूनिट्स 243 रुपीज के इशू किए। ये हमारा जॉब थोड़ा ज्यादा लैबोरेटिव हो गया, बट 243 लिख देना, ये भी काफी है। कॉस्ट ऑफ इश्यूज 243। दूसरी क्या चीज मांगी है उसने? कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन हैंड, तो उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं, वो तो ऑलरेडी आ रही है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वो तो ऑलरेडी मैंने डिटरमिन की हुई है 46। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत हम स्टोर लेजर कार्ड कैसे बनाते हैं, आपने ये चीज पहले सीखी हुई है। बिल्कुल एक बेसिक इलस्ट्रेशन से हमने इसका रिकैप लिया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत स्टोर लेजर कार्ड मेंटेन करने का रिकैप। हाँ जी जनाब। जी बेटा, टेबल बेटा समझ नहीं क्या कह रहे हो? बेटा उसने हमसे 2 चीजें मांगी, डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ इश्यूज ड्यूरिंग द वीक एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ वीक। 2 चीजें मांगी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इश्यूज ड्यूरिंग द वीक 243, पहला जवाब हो गया। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द वीक 46। अब आप पूछ क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि वो यूनिट्स के उसने दिया है, यूनिट पर कॉस्ट दी हुई है, रिसीव्ड वगैरह की उसने जो खाली की है जगह रखी है। बेटा वो इश्यूज किया ना, वो इश्यूज की जगह उसने खाली छोड़ी है। इश्यूज की कॉस्ट हमने खुद डिटरमिन करनी है ना, FIFO के तहत। इशू की कॉस्ट उसने दी नहीं हमें, इशू की कॉस्ट हमने खुद डिटरमिन की। इधर फिल नहीं करेंगे इस टेबल में जाकर? नहीं बेटा, हाँ, वो तो क्वेश्चन पेपर है बेटा, क्वेश्चन पेपर को क्यों फिल करूंगा मैं? वो तो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। मैंने तो आंसर बनाना है, उस क्वेश्चन का आंसर मैंने देने हैं स्टोर लेजर कार्ड से। मेरी आंसर शीट पे स्टोर लेजर कार्ड बनेगा, ठीक है। वो तो मैंने आपको वैसे ही बताया, इसने हमें नहीं दिया, ये वैल्यू मिसिंग है। ये वैल्यू क्यों मिसिंग है? क्योंकि यही तो वैल्यू FIFO से निकलनी है। यही तो मेरा FIFO का जो कॉन्सेप्ट टेस्ट है वो यही तो है कि क्या मैं ये वैल्यूज, ये रेट ठीक निकाल पा रहा हूं, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? जी बेटा। बेटा स्टोर लेजर कार्ड इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट कॉस्ट, हमेशा कॉस्ट पे मेंटेन किया जाता है। स्टोर लेजर कार्ड में रिसीट्स भी कॉस्ट पे होती हैं, इश्यूज भी कॉस्ट पे होती हैं। पहली बात,
मैंने आपको कहा कि हम नॉर्मली डील ही मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हैं और रॉ मटेरियल बेचा नहीं जाता, लेकिन ऐसा नहीं कि कसम पड़ी हुई हमें सवाल आ सकता है जिसमें हमें फिनिश गुड्स का स्टोर लेजर कार्ड बनाने को भी कहा जाएगा। आगे चल के हम बनाएंगे जिसमें हम फिनिश गुड्स का स्टोर लेजर कार्ड बनाएंगे जिसमें हमें आइटम यूज नहीं होंगी, आइटम सेल हो रही होंगी, वहां पे सेल प्राइस भी आ गई जैसे आप कह रहे हो, बट स्टोर लेजर कार्ड इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट कॉस्ट, इसमें सेल प्राइस नहीं आती। ठीक है जी, कोई और सवाल किसी बच्चे के ذहन में? सेल प्राइस दी भी जाए, ट्रेडिंग क्या ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, हम सेल प्राइस स्टोर लेजर कार्ड में नहीं लाते, हमने रिसीट्स भी कॉस्ट पे लेनी है, हमने इश्यूज भी कॉस्ट पे लेने हैं, हमने बैलेंस भी कॉस्ट पे लेनी है, क्योंकि हमारी कहानी शुरू ही इस डिस्कशन की हुई कहां से थी कि भाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड कैसे मेजर की जाए। कॉस्ट तो कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कॉस्ट तो बदलती रहती है। हमारी बात शुरू ही यहां से हुई थी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड कैसे मेजर किए जाए, जिसको हमने फिर एनआरवी से कंपेयर करना है। ऐसे किया था ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट पता होगी तो एनआरवी से कंपेयर करेंगे। कॉस्ट कैसे मेजर की जाए, उसके लिए हमने कहा जी एक तरीका है फाइफो से ले लो कॉस्ट, तो ये हमने फाइफो से कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाली है। इसमें कॉस्ट ऑफ इश्यूज भी आ गए हैं साथ ही। जिस प्रोसेस में हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाली फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसी रिकॉर्ड से हमें कॉस्ट ऑफ इश्यूज भी मिल गए फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि ये इश्यूज है ना, जो इस्तेमाल हुआ मटेरियल, जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ उसमें प्रोडक्शन हुई है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में इसने जाना है, इसने बैलेंस शीट में जाना है, इसने प्रोडक्शन कॉस्ट में जाना है, इसने बैलेंस शीट में एसेट की डिटर्मिनेशन में इस्तेमाल होने हैं, और इसने कॉस्ट पर यूनिट की डिटर्मिनेशन में इस्तेमाल होना है। मटेरियल कंज्यूम्ड 243 रुपए का। तो आगे चल के इंशाअल्लाह हम मटेरियल कंज्यूम्स की मदद से कॉस्ट पर यूनिट भी कंप्लीट बनाना सीखेंगे। फिलहाल दो चीजें, कॉस्ट ऑफ इश्यूज और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड यूजिंग फाइफो। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, फाइफो से रिलेटेड ऑल्दो वी डोंट एक्सपेक्ट कि हमें एग्जाम में ये लिखने को आएगा, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 2-3% से ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें इनको जब भी हम चैप्टर वाइज किया करेंगे, पढ़ा करेंगे, बेशक 2-3% ही सही, अगर हमें कोई 1-2 नंबर लिखने का आ जाता है तो हमने इनको, मैं फिर बोल दूं, मैं जिससे पहले भी किसी बच्चे ने शायद पूछा था व्हाट्सएप पे कि क्या हमें थ्योरी किताब को रटनी है, तो आंसर इज सिंपली नो। हमने इसमें से कुछ भी नहीं रटना, हमने सिर्फ रीडिंग करते रहना है। मतलब मेरा मकसद क्या है, पहले भी मैंने बोला था आपको क्लास में कि मैं आपसे पूछूं भाई इसका मतलब मुझे बताओ क्या है, तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन। और एग्जाम में कहा जाए भाई, जब आपने 3-4 दफा इनको पढ़ा होता है ना, आपको कहा जाए कोई से 2 फायदे और कोई से 2 ड्रॉबैक बताओ, तो 5 में से 2 तो याद रहते ही हैं, तो 5 के 5 याद करने नहीं बैठ जाना, समझने 5 के 5 हैं, याद 2 भी रह जाए तो खैर है, लिखने के लिए रटा 2 का भी रह जाए तो खैर है, उसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन समझने सारे हैं। रीड थ्रू दिस, और इनमें जो बात, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आता, भाई ये फायदा क्यों है, या नुकसान क्यों है, पूछिए।
हाँ जी जनाब, कोई बात जो आपको समझ नहीं आ रही, वाई हाउ? डिसएडवांटेज का पहला पॉइंट कम्बरसम का मतलब है, ये कम्बरसम का मतलब होता है डिफिकल्ट, मुश्किल, मतलब इसको ऑपरेट करना मुश्किल है इन द सेंस के आपको हर लॉट का कॉस्ट रिकॉर्ड अलहदा रखना पड़ता है, विच मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द अदर मेथड एफको। कम्बरसम मतलब डिफिकल्ट। और जी एडवांटेजेस का लास्ट पॉइंट, वैल्यूज आर नियर टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब चाहिए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट से मुराद के आप करंटली ये आइटम खरीदें तो कितने की मिलती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट से मुराद आज की आप मार्केट वैल्यू समझ लो, करंट मार्केट वैल्यू समझ लो। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मीन करंट मार्केट वैल्यू। तो ये क्या कह रहा है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर नियर टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इन्वेंट्री की जो वैल्यू आती है, मतलब जिस रेट पे इन्वेंट्री वैल्यू हो रही है, वो मोस्ट रिसेंट परचेज से होता है ना, और मोस्ट रिसेंट परचेज आपका चांसेस यही है कि करंट मार्केट रेट के करीब तरह होगा। पुराने रेट मार्केट रेट से पीछे होते हैं, ऐसा ही है। नॉर्मली प्राइसेस बढ़ी होती हैं, पुराने रेट मार्केट रेट से पीछे होते हैं। लेकिन फाइफो में चूंकि क्लोजिंग स्टॉक आपका मोस्ट रिसेंट परचेज से वैल्यू होता है ना, उसमें से बचा हुआ है। 2.3 का खरीदा था आखिरी, और इन्वेंट्री भी 2.3 वाली ही पड़ी हमारे पास, तो चांसेस यही है कि 2.3 के करीब तरीन होगी करंट मार्केट प्राइस की। अगर नहीं बढ़ी तो 2.3 है, अगर बढ़ गई तो 2.3 से करीब तरीन है। ठीक है, तो फाइफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू आ रही होती है वो करंट मार्केट प्राइस के करीब तरीन है। जी ये लास्ट कॉस्ट ऑफ कंपैरिजन, कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन जॉब्स आर डिफिकल्ट। कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन जॉब्स, ये हमारा रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल को हम कंज्यूम करते हैं किस लिए? फिनिश गुड्स बनाने के लिए। मैंने 3 तारीख को भी फिनिश गुड्स बनाई, मैंने 5 तारीख को भी फिनिश गुड्स बनाई। 3 तारीख को मैंने कस्टमर ए के लिए फिनिश गुड्स बनाई, 5 तारीख को मैंने कस्टमर बी के लिए फिनिश गुड्स बनाई। हमने पढ़ा था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स में कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत से जो मकासद हैं उनमें से एक मकसद कॉस्ट कंट्रोल है, कि अपनी कॉस्ट को कम से कम रखना। कॉस्ट कंट्रोल से मुराद कॉस्ट को कम से कम रखना। कॉस्ट कंट्रोल के लिए कई तरीके इदारा को इस्तेमाल करेगा, जिनमें से एक तरीका होता है कंपैरिजन विद प्रीवियस जॉब। आपने एक डेस्क बनाया आज, आपने कंपेयर करना, भाई ये डेस्क मैंने पिछले हफ्ते कस्टमर बी के लिए भी बनाया था, उस वक्त कितने का कॉस्ट आई थी, आज कितने की कॉस्ट है। मकसद क्या है कि भाई जितनी कॉस्ट पिछले थी अभी भी उतनी कॉस्ट आई है, कहीं उससे ज्यादा तो नहीं होगी। ज्यादा होगी तो पूछा जाए भाई क्यों ज्यादा होगी, कोई स्टाफ वेला बैठा रहा, कोई मटेरियल वेस्टेज ज्यादा कर दी, गड़बड़ क्या हुई। ठीक है, आगे चल के मजीद डिटेल इसकी हम पढ़ेंगे। बट कॉस्ट कंट्रोल में कॉस्ट कंपैरिजन विद द प्रीवियस जॉब्स इज एन इंपॉर्टेंट टूल। यहां पे क्या कह रहा है वो, कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन जॉब्स आर डिफिकल्ट। हमारा कंपैरिजन का मकसद है कि कोई नालायकी की वजह से अगर किसी की कॉस्ट प्रोडक्ट की हमारी बढ़ गई है तो उसको आइडेंटिफाई करना, उस नालायकी को दूर करना। फॉर एग्जांपल हमारा मकसद था, हम देखते कि भी पिछली दफा डेस्क बना था 100 का, क्या अभी भी 100 का ही बना है? अगर 102 का बना तो किसका कसूर है? जिसका कसूर है उसकी खिंचाई की जाए, ताकि भाई पिछले हफ्ते 100 का बना था तो अभी 100 का क्यों नहीं बना। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। लेकिन फाइफो में तो मटेरियल कॉस्ट तो किसी की गलती के बगैर ही बढ़ जाती है। पिछले हफ्ते जब 100 रुपए का डेस्क बना था ना, तब मटेरियल सस्ता हमने इशू किया था। अब 102 का बना है, क्यों? क्योंकि हमने मटेरियल अब महंगा इशू किया। तो कंपैरिजन में तो नजर आ रहा है कि भाई इस हफ्ते प्रोडक्ट महंगी बनी है, पिछले हफ्ते प्रोडक्ट सस्ती बनी थी, लेकिन साथ ही वजह भी हमें नजर आ रही है। हमारा मकसद था किसी का कसूर ढूंढना, लेकिन इसमें तो किसी का कसूर नहीं है ना। ये तो मटेरियल ही पिछले हफ्ते सस्ते वाला पड़ा था वो इस्तेमाल हो गया, इस हफ्ते महंगे वाला पड़ा था वो इस्तेमाल हो गया, इस वजह से कॉस्ट का फर्क आ गया। सो कंपैरिजन बिकम्स डिफिकल्ट। कंपैरिजन का मकसद होता है जो कॉस्ट को कंट्रोल करना। इस कंपैरिजन में जो कॉस्ट का डिफरेंस नजर आ रहा है उसमें तो किसी का कसूर है ही नहीं, तो हम कंट्रोल क्या करेंगे?
डिफिकल्ट होगा कंपैरिजन। कंपैरिजन आसान तब है जब वो कंट्रोलेबल हो, डिफरेंस कंट्रोलेबल हो। यहां पे डिफरेंस कंट्रोलेबल ही नहीं है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई कंपैरिजन का फायदा ही नहीं है। हम तो कंपेयर कर रहे थे ताकि हम वजह ढूंढें कॉस्ट में डिफरेंस की और उस वजह को कंट्रोल करें ताकि आइंदा वो वजह ना रहे। लेकिन ये वजह जो आ रही है ये कंट्रोलेबल है ही नहीं, फायदा ही नहीं हमें कंपैरिजन का। जी और कोई पॉइंट? जी बेटा। डिसएडवांटेज में थर्ड पॉइंट है जिसमें वो कह रहा है कि राइजिंग प्राइसेस हो रही हो तो फाइव को यूज करें, इन्वेंटरी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो मैनेजमेंट का तो एक कोई वो है ना कि ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट बढ़ाना, तो ये डिसएडवांटेज में क्यों है? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट बढ़ाना। आपके साथी का कहना है कि मैनेजमेंट का तो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट बढ़ाना। तो राइजिंग प्राइसेस में डिसएडवांटेज नंबर 3, रिपोर्टेड प्रॉफिट्स आर हाई और इन्वेंट्री वैल्यू भी हाई होती है। क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यू मोस्ट रीसेंट प्राइसेस पे होती है, जो कि राइजिंग प्राइसेस के केस में हाईएस्ट प्राइस होती है आपकी, और कंजम्पशन आपकी पुरानी प्राइसेस की होती है, जो कि राइजिंग प्राइसेस के केस में लोएस्ट होती है कॉस्ट। तो जो कंजम्पशन आपकी पीएनएल को चार्ज होती है वो लो रेट पे चार्ज होगी है, और जो बैलेंस शीट में आपकी इन्वेंट्री आ रही है वो हाई रेट पे आ गई। एज अ रिजल्ट आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। अच्छा, आपका कहना है यहां पे कि भाई प्रॉफिट बढ़ाना हमारा मकसद है, तो ये डिसएडवांटेज कैसे है? बेटा प्रॉफिट बढ़ाना हमारा मकसद जरूर है, बट वो प्रॉफिट बढ़ाना हमारा मकसद है थ्रू गुड डिसीजन, बिजनेस डिसीजन, थ्रू मैनिपुलेशन विद अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं। देखो ना, अब ये आपने फाइफो तैयार किया, प्रॉफिट कुछ और है, एफको तैयार किया, प्रॉफिट कुछ और है। आप डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पॉलिसी रखोगे, प्रॉफिट कुछ और होगा। डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस कर दोगे, प्रॉफिट कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्रॉफिट बढ़ाने के लिए पॉलिसीज को मैनिपुलेट नहीं करते, पॉलिसीज पे डिपेंड नहीं करते। पॉलिसीज जो हमने बना ली वो चलती रहेंगी। हमने प्रॉफिट्स को बढ़ाने हैं थ्रू गुड बिजनेस डिसीजंस, अच्छी प्रोडक्शन प्लानिंग करके, अच्छी प्राइसिंग करके, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करके वहां से प्रॉफिट बढ़ाना है। और प्रॉफिट बढ़ाने में प्रॉफिट रिपोर्टिंग जब करनी है तो उसमें एक बड़ा अहम इफेक्ट होता है, एक अहम पॉइंट होता है कि हमारी प्रॉफिट रिपोर्टिंग शुड बी फेयर होनी चाहिए। यह बड़ी एक अहम बात है। ठीक है, पॉलिसीज आपको लगे यार इस साल मेरा फाइफो से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो फाइफो पे पॉलिसी लगा लो, अगले साल लगे नहीं यार एफको से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो एफको से लगा लो, तो ये फेयर बात नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, अब हम फेयरनेस की यहां पे बात करें कि अब हम एक फाइफो के साथ चल रहे हैं, तो इसमें हायर प्रॉफिट फेयर क्यों नहीं हम कह रहे? मतलब हायर प्रॉफिट होना ऑब्जेक्टिव जरूर है, बट दिस डज नॉट लुक फेयर, ये मुनासिब बात नहीं है। जैसे हमने एक डेस्क बनाया 100 रुपए का और बेच दिया 120 रुपए का, हमें 20 रुपए मुनाफा आ गया, अकाउंट्स में नजर आ रहा है 20 रुपए मुनाफा, वी मे बी वेरी हैप्पी कि ये 20 रुपए एक डेस्क के पीछे कमाया। लेकिन अगर हम इसको फेयरली इवैल्यूएट करें कि भाई ये हमें 20 रुपए का मुनाफा क्यों आया, से हमारी असेसमेंट हो सकती है नॉर्मली तो हमें 10% मुनाफा आता था, इस पर 20% मुनाफा क्यों आ गया? हम इन्वेस्टिगेट करें तो हमें पता लगा कि भाई इस दफा हमें 20 रुपए मुनाफा इसलिए आ गया कि हमने जो डेस्क बनाने में मटेरियल इस्तेमाल किया ना वो पिछले साल का खरीदा पड़ा हुआ था, मटेरियल पिछले साल का पड़ा हुआ था, तो पिछले साल कीमतें बड़ी नीचे थी मटेरियल की, हमने उस वक्त खरीदा था। तो चूंकि मटेरियल पिछले साल का पड़ा हुआ था और हम फाइफो पे चल रहे थे, तो हमने जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड ली ना वो बड़ी कम ले ली, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हमारी कम आ गई। प्राइस तो हमने मार्केट के हिसाब से रखी ना भाई, प्राइस हमने मार्केट के हिसाब से बेच दिया, एज अ रिजल्ट हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ गया। अब दिस प्रॉफिट इज नॉट फेयर। मैं चाहूं कल दोबारा ये प्रॉफिट 120 मैं कमाऊं तो कल तो मैं नहीं कमा सकता, क्योंकि रॉ मटेरियल अब मैं खरीदूंगा नया, अब तो मैं खरीदूंगा नए रेट पे। 20 रुपए कमाए थे, मैं खुशी में 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर और पकड़ लूं भी आइंदा भी 20 रुपए कमाऊंगा, तो गलत हो गया ना। आइंदा तो मेरा उसमें 10 रुपए या 8 रुपए मुनाफा आना है। ठीक है, तो हम इसको हायर प्रॉफिट कह रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमें हायर प्रॉफिट बुरे लगते हैं। हायर प्रॉफिट हम इसलिए कह रहे हैं कि इस केस में हायर प्रॉफिट फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस नहीं है। इस केस में हायर प्रॉफिट क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आपने पुराना मटेरियल जो सस्ते दामों खरीदा था उसको इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से कॉस्ट कम रही और प्रॉफिट ज्यादा हो गए। ऐसा नहीं कि आपकी बिजनेस डिसीजंस बड़े अच्छे थे। ठीक है,
आपकी अकाउंटिंग फाइफो पॉलिसी की वजह से आपका पुराना मटेरियल इस्तेमाल हुआ जो कि पुराने दामों पे खरीदा गया था, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा आ गए हैं। ये हमें पता होना चाहिए बाय द वे। ये हम क्यों पढ़ते हैं बेटा? ऐसा नहीं कि इसके बाद हमने फाइफो इस्तेमाल ही नहीं करनी, हमने कसम खा लेनी कि फाइफो गलत है, फाइफो हमने इस्तेमाल नहीं करनी, ऐसा नहीं है। हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हो ना, तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपने बॉस को दिया और बॉस ने कहा वेरी गुड, सब अच्छा ठीक है, और अगले साल आपने फिर बना के दिए तो उसने आपको कान पकड़वा देने, ये क्या किया अभी तुमने। आपको ये सारी रीजंस पता होनी चाहिए कि भाई पिछले साल प्रॉफिट ज्यादा आया था तो क्यों ज्यादा आया था, अगले साल अगर कम आ रहा है तो क्यों कम आ रहा है। ये वजह आपको रीजंस पता होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल। हम अभी तो फॉर द टाइमिंग हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा छोटा सा है कि हमने भी कैप 3 पास करना है, बट प्रैक्टिकली यू आर बीइंग ट्रेन टू बिकम सीनियर प्रोफेशनल, जिसने एमडीज को, सीईओज को जाके ये चीजें एक्सप्लेन करनी होती हैं। हमारे प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा क्यों है, इस साल प्रॉफिट, इस महीने प्रॉफिट हमारा बढ़ क्यों गया है, इस साल महीने हमारा प्रॉफिट कम क्यों हो गया है। ये सारी रीजंस आपने पढ़ी होंगी, समझी होंगी, तभी आप एक्सप्लेन कर पाते हो। ठीक है, तो कैप 3 के रेफरेंस से इसकी अहमियत मे नॉट बी वेरी वेरी हाई। 2-3 नंबर की सिग्निफिकेंस होती है थ्योरी में, हमारे 2, 3, 4, 5 नंबर इसके चांसेस मैं कहूंगा 2% प्रोबेबिलिटी है, और अगर आया तो 2 नंबर का आएगा, नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस बन गई। लेकिन हमें पढ़ते रहना है, हमें इनको सीखते रहना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 2 नंबर ही सही, 2% चांस ही सही, प्रोबेबिलिटी तो है ना, आ तो सकते हैं, हमें तैयार रखना है। और बाज़ का कहीं ना कहीं आगे सवाल को समझने में ये चीजें हमें हेल्प कर जाती हैं कि अगर हमें ये चीजें पता होंगी तो कॉम्प्लिकेटेड सवाल, जो मुश्किल सवाल होते हैं, उनमें कोई जुमला इस्तेमाल हो रहा होता है, अगर वो जुमला मतलब हमें नहीं पता, रिक्वायरमेंट में कहीं जुमला ही इस्तेमाल हो जाता है, अगर ये इनका मतलब हमें नहीं पता होता तो हम सवाल ही नहीं समझ पाते, जो होता न्यूमेरिकल का सवाल है। लेकिन थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम समझेंगे। जी, एनी क्वेश्चन? डिसएडवांटेज नंबर 2, इश्यूज में बी एट आउट ऑफ डेट प्राइसेस। ये बेटा वो तकरीबन वही कहानी जो मैं यहां बता रहा था कि हम जो मटेरियल यूज करते हैं पुरानी प्राइसेस, आउट ऑफ डेट मतलब पुरानी कंजम्पशन जो डलती है पुरानी प्राइसेस की डलती है, जिसकी जो कि नॉर्मली राइजिंग प्राइसेस के पीरियड में लो होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स आ जाते हैं। इश्यूज आपकी कॉस्ट है ना, जो आपने इस्तेमाल कर लिया वो पीएनएल में कॉस्ट चार्ज होना है, जो इस्तेमाल नहीं हुआ वो बैलेंस शीट में एसेट जाना है। तो ये इश्यूज की बात हो रही है। इश्यूज जो पीएनएल को चार्ज होते हैं वो आउट ऑफ डेट प्राइसेस पे होते हैं, और आउट ऑफ डेट मतलब पुरानी, और जनरली इन द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस वो लो प्राइसेस होती हैं। सो कंजम्पशन आपकी लो प्राइसेस पे चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा आते हैं। तकरीबन ये दोनों कनेक्टेड पॉइंट्स हैं ये। जी, एनी अदर पॉइंट? किसी और पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको जनाब? अच्छा जी, एवको वेटेड एवरेज कॉस्टिंग, एब्रीवेटेड एज एवको। ठीक है जी, इसमें हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं। एवको के तहत स्टोर लेजर कार्ड मेंटेन करना, बेसिक रूल जो एवको का है कि जब भी आपकी कोई नई रिसीट आएगी, हर रिसीट के ऊपर आप नया एवरेज रेट निकालते हो। नया एवरेज रेट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो, और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री करेंटली इन स्टोर प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू इन्वेंट्री आइटम रिसीव्ड डिवाइडेड विद नंबर ऑफ यूनिट्स करेंटली इन स्टोर प्लस नंबर ऑफ न्यू यूनिट्स रिसीव्ड। ये एक बेसिक फार्मूला है। रिक्वायरमेंट एफको की क्या है? जब जब आप के पास इन्वेंट्री रिसीट कॉलम में कोई एंट्री आया करेगी, जब जब स्टोर में कोई आइटम रिसीव हुआ करेगी, तब तब आपको एवरेज कॉस्ट रिवाइज करके निकालनी है। एंड जब भी आपने इश्यूज करने हैं मोस्ट रिसेंट एवरेज कॉस्ट पे करने, यही सीखा हुआ ना? ठीक है, जब भी इशू करने हैं मोस्ट रिसेंट एवरेज कॉस्ट पे, और जब भी रिसीट आनी है, जब भी स्टोर में इन होनी को मटेरियल, आपने एवरेज कॉस्ट रिवाइज कर देनी है। इलस्ट्रेशन 3 में हमारे पास सेम डाटा जो भी हमने इस्तेमाल किया है फाइफो के लिए, इलस्ट्रेशन 3 में वही डाटा में दिया गया है। हमसे कहा जा रहा है वही रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ इश्यूज बताइए और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बताइए एट द एंड ऑफ द वीक यूजिंग एवको। ठीक है जी, तो इसका भी हम स्टोर लेजर कार्ड ही बनाते हैं एवको के तहत, और जो रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस करते हैं।
इलस्ट्रेशन 3। अच्छा जी, हमने ओपनिंग बैलेंस 1 मार्च का ले लिया। 2 मार्च को रिसीट है 70 यूनिट्स 2.2 के हिसाब से। 2 मार्च को रिसीट है 70 यूनिट्स 2.2 के हिसाब से 154 के। एफको मेथड कहता है जब जब रिसीट आएगी तब तक बैलेंस कॉलम अपडेट करने हैं। बैलेंस कॉलम अपडेट करने का तरीका, पहले हमारे पास 10 यूनिट्स 20 के हिसाब से पड़े हुए हैं, 20 रुपए के पड़े हुए हैं। 70 यूनिट्स 154 के मजीद आगे हैं। एफको मेथड कहता है हर रिसीट के ऊपर नया एवरेज रेट आएगा। कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन हैंड, फॉर्मूला देखिएगा जरा, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन हैंड प्लस कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड 174 और यूनिट्स इन हैंड प्लस यूनिट रिसीव्ड 80। 174 डिवाइड विद 80, व्हाट इज द न्यू रेट? 2.175। लीजिए जी, नया एवरेज रेट, डेट क्लोज। ये है एफको का स्टोर लेजर कार्ड मेंटेन करने का तरीका। हर रिसीट के ऊपर नया एवरेज रेट निकालना है। नए एवरेज रेट निकालने का तरीका कार क्या है? कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन हैंड प्लस न्यू यूनिट रिसीव्ड डिवाइडेड विद यूनिट्स इन हैंड प्लस न्यू यूनिट्स रिसीव्ड। सो आपने 174 को 80 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया नया एवरेज रेट 2.175। एफको मेथड कहता है क्या वाला, क्या कहता है, क्या कहता है एफको मेथड? हर रिसीट पे नया एवरेज कॉस्ट और हर इशू मोस्ट रीसेंट रेट पे। तो 2 के बाद 3 को इशू आ गया 40 यूनिट्स का। तो 3 तारीख को जो इशू करोगे कितने यूनिट्स? 40 यूनिट्स। मोस्ट रीसेंट रेट कितने का बने? 50 87। बाकी बचे 40 यूनिट्स 2.175 87। लीजिए जी, बैलेंस अपडेट, डेट क्लोज। बैलेंस तो हर रिसीट और इशू के बाद अपडेट होना है। FIFO करो, एफको करो। तो जनाब ये भी हमने अपडेट कर दिया 3 मार्च। इसके बाद 4 मार्च को फिर रिसीट 50 यूनिट्स 2.3 वाले। 4 मार्च को फिर रिसीट 50 यूनिट्स 2.3 वाले 115 के। बैलेंस कॉलम अपडेट होगा। पहले पड़े हुए हैं 40 यूनिट्स 87 के। नए यूनिट्स आ गए 50 115 के। नया एवरेज रेट निकलेगा भाई, ये ऐड करेंगे 202, ये ऐड करेंगे 90, नया एवरेज 2.24। नया एवरेज रेट आया, डेट क्लोज हो गई। मैं यहां पे आप देख रहे हो मैं रेट लिख नहीं रहा, मुझे जरूरत नहीं है। ऐसे लिखूंगा टाइम जाया करूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जो मुझे जरूरत है वो मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें एफिशिएंसी का ख्याल रखना है, हमें टाइम बचाने का ख्याल रखना है। एक एक साल को भरने की हमें जरूरत नहीं है। मुझे इस इंफॉर्मेशन की यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास है ये इंफॉर्मेशन बट मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। जी, एनी क्वेश्चन? 4 मार्च के बाद आखिरी दिन 5 मार्च 70 का इशू। 5 मार्च 70 का इशू मोस्ट रीसेंट रेट पे 2.24 कितने के बने? 150 पॉइंट, आगे कुछ है 0.1 राउंड ऑफ कर दो 157। तो बाकी बचे 20 2.424 45। लीजिए जी, डेट क्लोज। स्टोर लेजर कार्ड हमारा कंप्लीट है। रिसीट्स एंड इश्यूज एफको मेथड के तहत सारे रिकॉर्ड कर लिए हमने। रिसीट एंड इश्यूज एफको मेथड के तहत सारे रिकॉर्ड हो गए। बट हमारा काम स्टोर लेजर कार्ड बनाना नहीं था। स्टोर लेजर कार्ड तो एक तरीका है आंसर पे पहुंचने का। आंसर क्या मांगा उसने? कॉस्ट ऑफ इश्यूज। तो कॉस्ट ऑफ इश्यूज के लिए
आप टोटल कीजिए इस कॉलम का, कॉस्ट ऑफ इश्यूज 244, और दूसरी चीज मांगी है उसने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड, वो ऑलरेडी हमारे पास लेजर में आ रही है, स्टोर लेजर कार्ड में बैलेंस में आ रही है 145, ठीक है जी। सो कॉस्ट ऑफ इश्यूज 244 एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड 45। जी, एवको मेथड के तहत स्टोर लेजर कार्ड बनाना और स्टोर लेजर कार्ड से कॉस्ट ऑफ इश्यूज एंड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मेजर करना। अगेन अभी हम आगे चलेंगे, कुछ हम इसके एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे, इलस्ट्रेशन भी देखेंगे। ये तो आप समझिए एक बेसिक फॉर्मेट हमने रिकैप लिया इंट्रो से। कोई चीज समझ ना आए बेटा पूछिएगा। इलस्ट्रेशन 4 एक बेसिक लेवल इलस्ट्रेशन है एफको 5 की वो आपकी होम असाइनमेंट है। हम अब जरा एफको के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं और फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन 5 डिस्कस करेंगे, जो कि एक थोड़ी सी एलैबोरेटिव एग्जाम्पल है। जी, पहले हम फिलहाल इस पे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पढ़िए, रीड थ्रू कीजिए और आस्क एनी पॉइंट विच यू थिंक रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन। समझना है, याद नहीं करना। हर स्टेटमेंट आपको समझनी है। किताब में जो कुछ लिखा हुआ है, जितना राइटअप है, सब समझना है। आपसे कोई सवाल उसके बारे में पूछा जाए, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन, बट यू डोंट नीड टू बी प्रिपेयर्ड। मैं कहूं जी 4 एडवांटेजेस बताओ तो आपको या रट्टा लगा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये एडवांटेज आपके सामने रख दूं और कहूं एक्सप्लेन करो इसको, तो यू नीड टू हैव द एबिलिटी। ये एडवांटेज क्यों है, ठीक है? तो ये अंडरस्टैंडिंग और रट्टे के फर्क को समझो। रट्टा है, आपसे कहा जाए 4 एडवांटेज लिखो, और अंडरस्टैंडिंग है इस एडवांटेज के बारे में एक्सप्लेनेशन दो। ये एडवांटेज क्यों है, जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे थे पिछली दफा स्लाइड पे, आपने मुझसे 5 पे सवाल पूछे ना, तो वो दैट इज अंडरस्टैंडिंग, वो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन कहा जाए 4 ये लिखो, 3 ये लिखो, 2 ये लिखो, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको रटे हुए हों ये सारे। हमें थ्योरी के क्वेश्चन अगर आएंगे भी तो इंशाअल्लाह वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आएंगे, रटा बेस्ड बहुत लिमिटेड नॉलेज होगा। और वो रटा इतना ही रहता है कि मैंने अगर ये 6 पढ़ेंगे तो 6 में से 2 या 3 तो मेरे दिन में रहते ही है ना भाई। रट्टा लगाना जरूरी नहीं है, रट्टे के लिए 6 के 6 लगा याद करने के लिए रट्टा लगाना है। 2 या 3 को जेन में रखना है तो 2-3 दफा पढ़ना ही काफी है समझ के। जी, एनी क्वेश्चन? एडवांटेज नंबर 4 और जी पहले मार्क करवा दें सारे, फिर मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा इकट्ठे। एडवांटेज नंबर 1, डिसएडवांटेज नंबर 2, लास्ट वन, और 1 भी बच गया पीछे जा रहा, वो मैं खुद टिक कर देता हूं फिर, जो 2 बच गए। अच्छा जी, चलें जी 1 बाय 1। स्मूदन आउट मूवमेंट, दिस इज विद रेफरेंस टू इश्यूज। 5 मैंने अनफॉर्चुनेटली रेज कर दिया। अगर आप 5 का सोल्यूशन भी अपने सामने रखते, मैं चलें इधर से ले आता हूं, इधर से आंसर आपके सामने लाता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 था 5, ये 2 है ना 5। अब ये देखिए जरा, अगर आप 5 में इश्यूज देखते हो तो 2.2 से लेके 2.3 30 पैसे की वेरिएशन है इश्यूज में। ऐसे ही आपने 2 रुपए का भी मटेरियल इस्तेमाल किया, 2.3 का भी इस्तेमाल किया। एवको में आपकी वेरिएशन कितनी है? 6.5 पैसे की। ऐसे ही है 2.175 और 2.24।
स्मूदन आउट द प्राइस मूवमेंट, यही लिखा होता है ना फायदा। मतलब जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रही है, कभी बहुत सस्ता इस्तेमाल हो रहा है, कभी बहुत महंगा इस्तेमाल हो रहा है, एवको मेथड उस प्राइस फ्लक्चुएशन को एवरेजिंग मेथड से स्मूथ आउट कर देते हैं। आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो, हर इश्यूज पे पिछले इश्यूज के मुकाबले में बहुत ज्यादा चेंज नजर नहीं आता। एवको में पहला इशू 2 रुपए पे है, आखिरी इशू 2.30 पे है, 30 पैसे का फर्क है। एवको में इस वेरिएशन को एवरेजिंग की मदद से कम कर दिया गया है। पहला इशू 2.175 पे है और आखिरी इशू 2.4 पे है। स्मूदन आउट, ये जो फ्लक्चुएशन थी प्राइस में, जो डिफरेंसेस थे, उनको एवरेजिंग की मदद से कम कर दिया गया। ठीक है जी, तो ये आपका मामला हुआ ये वाला स्मूदन आउट वाला। इसके बाद लॉजिकल, बिकॉज ऑल यूनिट्स हैव द सेम वैल्यू, ये भी यहां से समझ लो। ये क्या आ गया? अभी तो मैंने सवाल आंसर निकाला था, आंसर किधर चला गया? तो कहीं और निकाला था मैंने। इतनी मेहनत से आंसर निकाला था, फिर ऊपर चला गया। चलो अच्छा जी, तो हमारा क्या था एडवांटेज? लॉजिकल, बिकॉज ऑल यूनिट्स हैव द सेम वैल्यू। आपने 3 तारीख को 50 डेस्क का ऑर्डर आया, 50 डेस्क के लिए रॉ मटेरियल इशू किया, सारे 40 यूनिट की कीमत 1 है। मतलब एक दिन में आप जो यूनिट्स, एक वक्त में जो यूनिट इशू कर रहे हो, सबकी कॉस्ट पर यूनिट सेम है। मेक सेंस? लेकिन FIFO में एक ही दिन में मटेरियल इशू हो रहा है 2 रुपए पे, 2 रुपए 20 पैसे के हिसाब से। एक ही दिन में मटेरियल इशू हो रहा है, कुछ 2 रुपए 20 पैसे के हिसाब से, कुछ यूनिट 2 रुपए 30 पैसे के हिसाब से। अब सोचो जरा, एक ही तारीख में इस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके जो फिनिश प्रोडक्ट बनी और इस रॉ मटेरियल को जो इस्तेमाल करके फिनिश प्रोडक्ट बनी, एक ही दिन में ये डेस्क बना है, वो भी बना है, लेकिन दोनों की कॉस्ट फर्क है। इलॉजिकल बात होगी ना भाई। भाई एक ही दिन में बना रहे हो प्रोडक्ट, एक ही दिन में प्रोडक्ट बनाने में 2 डेस्क बने, दोनों की कॉस्ट फर्क क्यों आ रही है? दिस इज इलॉजिकल। तो हम कहते हैं एवको में यह भी बात एक लॉजिक है कि एक ही दिन में, एक ही वक्त में जो मटेरियल इशू करते हो, उसकी कॉस्ट सेम होती है, और उस मटेरियल से जितने भी डेस्क बनेंगे, जितनी भी फिनिश गुड बनेंगी, उन सबकी कॉस्ट भी सेम होगी। ठीक है, इट इज लॉजिकल। FIFO में यह इशू आ जाता है कि एक ही दिन में डिफरेंट रेट्स पे मटेरियल इशू हो जाता है, एक ही दिन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं इन मटेरियल से, उनकी कॉस्ट फर्क आ जाती है। ठीक है, विच इज नॉट लॉजिकल। तो ये मेथड लॉजिकल भी है। डिसएडवांटेज नंबर 1, issue prices and inventory values may not be an actual purchase price. Again, फिर FIFO पे जाते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो FIFO और एवको से कंपेयर करें। FIFO में आपके जो इश्यूज आ रहे हैं, ये भी एक्चुअल प्राइसेस पे टू द सप्लायर पे हैं, और आपका जो बैलेंस आ रहा है, ये भी एक्चुअल प्राइस पे टू द सप्लायर पे है। FIFO में जो मटेरियल इशू किया वो भी एक्चुअल प्राइस पे टू द सप्लायर, जो इन्वेंट्री इन हैंड बची वो भी एक्चुअल प्राइस पे टू द सप्लायर पे है। एवको में जो मटेरियल इशू किया, इज दिस द एक्चुअल प्राइस दैट यू पे टू द सप्लायर? जो इन्वेंट्री इन हैंड है, इज इट द एक्चुअल प्राइस दैट यू पे टू द सप्लायर? नो। हम कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक्चुअल कॉस्ट हमारी नहीं है। ये इसका ड्रॉबैक है कि हमारी एवरेजिंग होती जा रही है, ना इश्यूज हमारे एक्चुअल कॉस्ट पे हैं, ना हमारी इन्वेंट्री इन हैंड एक्चुअल कॉस्ट वैल्यू हो रही है। FIFO में दोनों चीजें एक्चुअल कॉस्ट पे की जाती हैं। ये एक बहरहाल इसका प्लस है, ट्रांसपेरेंसी है इस मेथड की FIFO की, जो कि एवको में मिसिंग है। FIFO में एक्चुअल प्राइस पे चीज, एक्चुअल प्राइस जो हम सप्लायर को पे कर रहे हैं, उस पे इन्वेंट्री इशू भी हो रही है, इन हैंड बच रही है। लास्ट पॉइंट,
इन्वेंट्री वैल्यूज एंड इशू प्राइसेस में बोथ लैग बिहाइंड द करंट वैल्यूज। अगेन फाइफो से कंपैरिजन में ही समझ रहे हैं तो फिर फाइफो खोल लेते हैं। फाइफो में जब आप इशू करते हो, जो इशू है वो करंट प्राइसेस पे होता है या करंट प्राइसेस से पीछे होते हैं? करंट प्राइसेस पे हैं इश्यूज या करंट प्राइसेस से पीछे हैं? करंट प्राइस से पीछे हैं, क्योंकि फाइफो में इशू होता है पुराने यूनिट, तो फाइफो में इश्यूज जो है वो करंट प्राइस से पीछे होते हैं, लेकिन फाइफो में जो स्टॉक इन हैंड होता है वो लेटेस्ट प्राइसेस के ऊपर होता है। इश्यूज लैग बिहाइंड है, लेकिन कॉस्ट ऑफ स्टॉक करंट प्राइस। यहां पे सिंपली यहीं पे आ जाओ बेटा, इस पे आ जाओ। देखो ये आपने 5 मार्च को, देखो 5 मार्च को इशू किया 2020 वाला, और 5 मार्च से पहले हम क्या खरीद चुके हैं? 2030 वाला। मतलब हमने 4 मार्च को 2.3 पे मटेरियल खरीद लिया, तो करंट प्राइस हम समझ लेते हैं 2.3 है, और हम इशू कर रहे हैं 5 मार्च को, 2.3 से पीछे है, वो लैग बिहाइंड। कॉस्ट ऑफ इश्यूज लैग बिहाइंड, लेकिन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करंट प्राइस के मुताबिक है। एवको में कॉस्ट ऑफ इश्यूज लैग बिहाइंड, क्लोजिंग स्टॉक लैग बिहाइंड। एवको में दोनों ही पीछे हैं। फाइफो में कम से कम क्लोजिंग स्टॉक तो करंट प्राइस के मुताबिक है ना, एक कॉस्ट ऑफ इश्यूज है वो करंट प्राइस से पीछे है, दूसरी वैल्यू कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट प्राइस के मुताबिक है। एवको में ये दोनों वैल्यूज ही पीछे हैं, लैग बिहाइंड है। कॉस्ट ऑफ इश्यूज भी पीछे है, ये करंट प्राइस थी, कॉस्ट ऑफ इश्यूज भी पीछे है और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी पीछे है। तो एवको का ड्रॉबैक, दोनों वैल्यूज आपकी लैग बिहाइंड द करंट प्राइसेस। आप इस पॉइंट को फिर पढ़ लीजिए, और अगर बात समझ नहीं आती तो पूछिए। जी बेटा, मोस्ट बेहतर कौन सा होगा आपको फाइफो में से? देखो इन दोनों में से कोई खास रिकमेंडेशन हमारे पास नहीं है, इसीलिए आपको IS2 दोनों अलाउ करता है। आप फाइफो लेना चाहो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है, कर लो। आप एफको लेना चाहो, आप कर लो। हाँ, हम ये कहते हैं कि इदारे अपने हालात के मुताबिक सेलेक्ट करते हैं मेथड। जैसे एक जनरल, एक सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल में बता देता हूं, उसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं, हमारा स्कोप है नहीं। अगर आपके मटेरियल की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, देन इन दैट केस यूज ऑफ एवको इज रिकमेंडेड, क्योंकि जब फ्लक्चुएशन ज्यादा है ना, तो उन फ्लक्चुएशन का असर कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा आ रहा होता है। एक ही दिन में दो यूनिट बनाओगे, दोनों की कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर द कंपनी डिसीजन मेकिंग या काउंटिंग प्रोसेस। सर एक गाइडिंग प्रिंसिपल याद रखो कि अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो फिर एफको का यूज रिकमेंडेड है, क्योंकि फ्लक्चुएशन को वो स्मूथ आउट कर देता है, एवरेज कर देता है। एक दिन में जितना मटेरियल इशू किया एक ही प्राइस पे इशू हुआ, एक दिन में जितने यूनिट्स बने सबकी कॉस्ट एक होगी। लेकिन अगर आपके प्राइसेस में फ्लक्चुएशन बड़ी नॉमिनल सी हैं तो फिर एफको कर लो, फाइफो कर लो, आप समझो आप पे ऊपर हो, ठीक है। लेकिन हम ये फिर पढ़ क्यों रहे हैं? मैं फिर बोल रहा हूं, हम ये इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमने इनको देख के फाइफो को सिलेक्ट करना है या एफको को सिलेक्ट करना है। फाइफो एफको की सिलेक्शन के लिए मैंने सिर्फ एक डिसीजन क्राइटेरिया आपको बता दिया। चलो समझो फॉर द टाइमिंग है ही एक, कि भाई अगर फ्लक्चुएशन है प्राइसेस में तो एफको है, अगर फ्लक्चुएशन नॉमिनल है तो जो मर्जी कर लो, ठीक है। वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कल को मेरा बॉस मुझसे पूछे मेरा प्रॉफिट कम क्यों हो गया, मेरा प्रॉफिट ज्यादा क्यों चला गया, यहां पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन कम क्यों है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन ज्यादा की है, तो मुझे पता होना चाहिए भाई मैं हमारी ज्यादा क्यों है, क्योंकि हम फाइफो इस्तेमाल कर रहे हैं, कम क्यों है क्योंकि हम एफको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मेरे प्रॉफिट ज्यादा क्यों है क्योंकि हम फाइफो चला रहे हैं, मेरे प्रॉफिट कम क्यों है क्योंकि हम एफको चला रहे हैं। एक सवाल आ सकता है ना, भाई पिछले साल प्रॉफिट ज्यादा था इस साल प्रॉफिट कम क्यों है, तो आंसर कुछ भी पिछले साल हम फाइफो इस्तेमाल कर रहे थे, इस बार बोर्ड ने कहा पॉलिसी बदल दो एफको पे चले जाओ, इसलिए प्रॉफिट कम हो गए। हमें पता होगा तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे ना ये चीजें, ठीक है। तो ये हम पढ़े इसलिए कि कल को हमसे कोई क्वेश्चन करे व्हाई हाउ, तो हम जवाब दे सकें। सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे, फैसला करने के लिए कि भाई इसकी वजह से फाइफो अच्छा हो गया, इसकी वजह से एफको अच्छा हो गया। अच्छा बुरा दोनों एक्सेप्टेबल है भाई, एक कंडीशन सिर्फ बता दी कि वहां पे एफको अच्छा है, बाकी जो मर्जी ले लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों आपको अलाउ करता है। जी एनी क्वेश्चन?
हमने एवोको फाइफो में अभी तक जो नॉलेज डिस्कस किया, मेरे ख्याल में अभी तक सारी बातें वही हुई हैं जो आपने सारी अपनी इंट्रो में पढ़ी हुई हैं। अब कोई नई बात आएगी तो मैं आई विल अप्रिशिएट कि मुझे आप बता सकोगे, इंट्रो में पढ़ाता नहीं हूं तो आई विल अप्रिशिएट कि मुझे आप बताओ कि हाँ जी ये बात नहीं है, वो वहां पे हमारी डिस्कस नहीं हुई। तो अभी तक मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात हमने की है, सारी ये बेसिक सी बातें थी, ऐसा ही है। अच्छा जी, एक इलस्ट्रेशन 5 है हमारे पास, ये थोड़ी सी एलैबोरेटिव इलस्ट्रेशन है, पेज नंबर 16 पे इलस्ट्रेशन 5। रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड ऑल अबव ट्रांजैक्शन इन स्टोर लेजर एंड डिटरमिन कॉस्ट ऑफ द मंथ एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग फाइफो। फाइफो से कॉस्ट ऑफ मंथ एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री बनानी है आपने जी। और ये पूरे महीने की जुलाई 1 से लेके जुलाई 30 तक की ट्रांजैक्शन है। आरिफ लिमिटेड has produced following stores transactions for the month of July 20x6. Opening balance 25 units at a value of 162.5. 4 को इशू हैं 8 यूनिट्स, 6 को रिसीट्स हैं 50 यूनिट एंड सो ऑन चलते जाएंगे। हम ऐसा करते हैं, हम स्टोर लेजर कार्ड बना लेते हैं, पढ़ते जाते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं, ठीक है। जो डिस्कशन वाली बात आएगी हम उसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप कह लीजिए थोड़ा एडवांस लेवल डिस्कशन रिक्वायर होगी, जिसमें कुछ एडिशनल एस्पेक्ट हमें देखने होंगे। तो स्टोर लेजर कार्ड का फॉर्म के इसको पॉपुलेट करते हैं जी हम। Illustration number 5. क्वांटिटी, रेंट एंड अमाउंट, मैंने एक एक वर्ड एक एक अल्फ़ाबेट लिख दिया इसकी जगह। अच्छा जी, 1 जुलाई को महीना हमारा शुरू हो रहा है और बैलेंस क्या जी 25 यूनिट्स। क्या रेट है 162 पॉइंट। दिस इज नॉट द रेट, दिस इज द वैल्यू। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पहला पॉइंट ही गलत हो जाना स्टार्ट, और सब कुछ आगे उल्टा पुल्टा कर देना आप लोगों ने। रेट क्या बना यहां से 162.50 को 25 से डिवाइड करो 6.5। फाइफो मेथड 1 जुलाई को बैलेंस पोस्ट किया, 1 जुलाई को सिर्फ बैलेंस ही है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, क्लोज कर दिया यहां पे। 4 जुलाई को इश्यूज हैं 8 यूनिट्स के। फाइफो मेथड एक ही लॉट हमारे पास है, 8 यूनिट्स इशू 6.5 के हिसाब से कितने बने 52, बाकी बचे 17 यूनिट्स 6.5 के हिसाब से 110.5। बैलेंस अपडेट, डेट क्लोज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 6 जुलाई को रिसीट। 6 जुलाई को रिसीट कितने यूनिट्स, किस रेट पे 5.75। 5 फर्स्ट वैल्यू कितनी बनी 287.5। तो जनाब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहली लॉट 17 यूनिट 6.5 के हिसाब से 110.50। दूसरी लॉट 50 यूनिट 5.75 के हिसाब से 287.5। बैलेंस अपडेट, डेट क्लोज। 6 जुलाई को
50 यूनिट्स की परचेज। 6 जुलाई के बाद अगली कहानी है इश्यूज। 12 यूनिट्स का इशू है, किस तारीख को? 7 जुलाई को। 7 जुलाई को 12 यूनिट्स का इशू। कौन सा वाला भाई? 6.5 वाला। कितना बना? 78। बचा कितना? 5। 6.5, 32.5 एंड 50, 5.75, 287.5। डेट क्लोज। सात के बाद 10। रिटर्न टू बी 10 यूनिट्स। बी कौन है जी? सप्लायर, जिससे हमारी रिसीट आई थी। सप्लायर को हमने 10 यूनिट्स 10 तारीख को वापस करने हैं। सप्लायर की वापसी रिसीट्स में से लेस कर दें। हम इसको इश्यूज में भी शो कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी गलत नहीं है, वो उसमें कबाहत आ जाएगी कि अगर मुझे एंड पे कॉस्ट ऑफ इश्यूज मुहैया करने हैं, तो कॉस्ट ऑफ इश्यूज से मुराद कॉस्ट ऑफ यूजेज होता है। वो इसमें वो यूजेज तो नहीं है, तो अगर मैंने यहां पे डाल दिए तो मुझसे गलती होने के चांस है। तो इसलिए बेहतर तरीका क्या है कि सप्लायर से माल आया था, सप्लायर को ही वापस कर रहे हो ना, तो सप्लायर से माल आया था, रिसीट में डाला था, रिसीट में ही नेगेटिव कर दो, रिसीट में नेगेटिव डाल दो। तो 10 तारीख को हमें 10 यूनिट्स वापस करने हैं सप्लायर को। अच्छा, सप्लायर को वापस करने हैं किस रेट पे? इधर FIFO नहीं चलता, इधर चलता है सप्लायर से जिस रेट पे लिए थे। सप्लायर को वापसी FIFO पे नहीं होनी है, सप्लायर को वापसी होनी है जिस रेट पे लिए थे उससे। 57.50। हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अपडेट। 5 यूनिट्स हमारे पास अब पड़े हुए हैं 6.5 वाले, और इस 50 में से 10 तो वापस कर दिए, अब रह गए 40। 5.75 वाले कितना बना? 230। लीजिए जी, हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अपडेट और डेट क्लोज। बेटा सप्लायर को हमने वापस किए हैं, हमने इस्तेमाल नहीं किए। वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली जो कहानी है ना, वो यूजेज के ऊपर है। ये सप्लायर से हमने खरीदे थे, गालबन इनमें कोई डिफेक्ट निकल आया है, कोई नुक्स है। हमने 50 वसूल कर लिए थे, लेकिन बाद में पता लगा 10 में तो नुक्स है, हमने सप्लायर को वापस किए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का असूल लगता है यूजेज के ऊपर। हम जो इस्तेमाल करेंगे वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे, सप्लायर से डीलिंग ऐसे नहीं होगी। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, हमारा टाइम खत्म हो गया। सवाल को हम कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह कल। अभी हमारी काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन रहती हैं और इनमें कुछ हमारी लर्निंग है अभी आगे। जैसे ही हमने सप्लायर की वापसी के एंगल से डिस्कशन कर ली, एक उसकी प्लेसमेंट कहां पे होनी चाहिए? रिसीट के कॉलम में एज नेगेटिव, और एक उसका रेट क्या होना चाहिए? तो हमने कहा जी मोस्ट रिसेंट परचेज, FIFO नहीं यहां लगना। तो बाकी बातें इंशाअल्लाह हम कल आएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हम डेट 10 तक पहुंच पाए हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।